आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है सर। या अब आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? यस 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 सर यस। देयर वाज सम इशू विद ईयरफोन, आई चेंज इट। मुझे लगता अब जा रही हो। मैं फिर से लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आज की क्लास में हम जो बात कर रहे हैं टिम विंटन को लेके बात कर रहे हैं। वो 1960 में पैदा हुए थे, 60 में पैदा हुए थे। नाउ ही इज अलाइव एंड दिस इज द इमेज ऑफ टिम विंटन टेकन फ्रॉम विकिपीडिया, जो पब्लिक डोमेन विकिपीडिया का है वहां से लिया गया है। आई वॉज टेलिंग कि जो टिम विंटन है ये क्या है, वेल नोन ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट है, लेकिन ये चिल्ड्रन बुक्स वगैरह या शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने काफी लिखा हुआ है। और टिम विंटन को जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? द ओपन, उनका एक नावल है द ओपन स्विमर। द ओपन स्विमर, दिस इज द नावल ऑफ दिस मैन, द ओपन स्विमर। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, द ओपन स्विमर। जो इनका ये नावल द ओपन स्विमर रहा है, ये 1981 में आया हुआ है और इसके लिए उनको आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन या वॉजेल लिटरेरी अवार्ड भी मिला हुआ था। तो ही गॉट द ऑस्ट्रेलियन या वॉजेल लिटरेरी अवार्ड। और ये नावल द ओपन स्विमर आया जब वो स्टडी कर रहे थे और उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी, तब उनको ये चीज मिला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि टिम विंटन का एक स्टेटमेंट है जो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा और क्या है कि उनका जो अर्ली सक्सेस है वो लगभग 2008 तक उनको काफी ज्यादा सफलता मिली। और 2008 में उनका एक वर्क आता है जिसका नाम ब्रेथ है, BREATH। हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक टू डेट। द नॉवेल फोकसेस ऑन कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी। The novel focuses on a cornerstone of Australian society. Surfing Breath follows the two story of two teens। जो ब्रेथ नॉवेल है इसमें टू टीन्स की टू स्टोरीज को दिखाया गया है कि दे आर ग्रोइंग अप इन द 1970s, 1970 के दशक के, रिस्किंग देयर लाइव्स चेजिंग द परफेक्ट वेव। आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट कि व्हेन यू गो विद टिम विंटन, जब भी आप टिम विंटन को रखें तो हमें ध्यान में ये रखना है कि उनका एक जो फेमस नावल है ब्रेथ, जो 2008 में आया था, जिसके लिए उनको अभी तक ये कहा जाता है कि उनका सबसे सक्सेसफुल नावल रहा है। इसमें किसको लेकर के बात की गई है? इसमें जो है टू टीन्स को लेकर के बात की गई। वो दोनों जो टीन्स हैं, ग्रोइंग अप इन द 1970, रिस्किंग देयर लाइव्स चेजिंग द परफेक्ट वेव। और एक इनका स्टेटमेंट है जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि इट्स द पॉइंटलेस थिंग्स दैट गिव योर लाइफ मीनिंग, फ्रेंडशिप, कंपेशन, आर्ट, लव। कह रहे हैं इट्स द पॉइंटलेस थिंग्स, ये पॉइंटलेस चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन को मीनिंग देती हैं। कह रहे हैं फ्रेंडशिप, कंपेशन, आर्ट, लव, all of them pointless, but they are what keeps life from being meaningless। कह रहे हैं कि ये सब पॉइंटलेस है लेकिन ये जीवन को मीनिंगलेस होने से बचाती है। बट दे आर व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम बीइंग मीनिंगलेस। लाइफ को मीनिंगलेस होने से अगर कोई चीज बचाती है तो वो चीजें क्या है? आपका फ्रेंडशिप है, कंपेशन है, आर्ट है, लव है। दो दे आर पॉइंटलेस बट दे अल्टीमेटली व्हाट, दे आर व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम बीइंग मीनिंगलेस। ये उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट रहा है। तो फर्स्ट ऑथर कौन रहे? टिम विंटन रहे हैं, जो 1960 ईस्वी में पैदा हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं और चिल्ड्रन बुक्स को लेकर के बात करते हैं। नॉन फिक्शन को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है। उनका एक नावल जो 1981 में आया जिसका नाम द ओपन स्विमर है।
अरिजीत सिंह। देन उसके बाद एक उनका आपका नावल ब्रेथ है जो 2008 में आया, जिसके लिए उनको अवार्ड वगैरह मिला और ये काफी फेमस रहा। दूसरा राइटर जो हमें कवर करना, दो चीजें आपको ध्यान में रखना, एक तो ब्रेथ उनका नावल और जो ओपन समर, और टीम विंटन को आपका नाम ध्यान में रखना। दूसरे राइटर है मेलेना मार्चेटा, इनका जन्म 1965 में हुआ है। मेलेना मार्चेटा ग्रीव अप इन एन इटालियन इमिग्रांट फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया। वो इटालियन इमिग्रांट फैमिली की से बिलोंग करती हैं और शी वाज ग्रीव अप इन ऑस्ट्रेलिया। As an immigrant, she developed a unique perspective on Australian society, and her work, most successful novels, often explores क्या चीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनके नावल में often explores the themes of identity, community and displacement। उनके नावल में जो आइडेंटिटी क्राइसिस को लेके बात की गई है, कम्युनिटी फीलिंग को लेकर के बात की गई है और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे जो है लोगों को उनके वतन से, उनकी जमीन से ही डिस्प्लेस कर दिया जाता है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनकी एक किताब है लुकिंग फॉर अली ब्रानिड। हर बुक लुकिंग फॉर अली ब्रानिड इज अ मस्ट रेड ऑस्ट्रेलियन नॉवेल फॉर एनीवन interested in learning about Australian society from the perspective of an immigrant. It's very significant. Her book Looking for Ali Branid is a must-read Australian novel for anyone interested in learning about about Australian society. तो मेलिना मार्चेटा 1965 में जन्म हुआ है, इटालियन इमिग्रांट फैमिली से हैं। उनका जो नावल लुकिंग फॉर अली ब्रानेट है, ये काफी फेमस है एंड इट टॉक्स अबाउट ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इमिग्रेंट। द मूविंग स्टोरी फॉलोज अ यंग गर्ल। इसमें जो किसका, एक यंग गर्ल का, हु अटेंड्स एन एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलियन ऑल गर्ल्स स्कूल। द प्रोटेगनिस्ट जो इसका है जोसेफाइन अली ब्रानिट, जोसेफाइन अली ब्रानिट, this is the protagonist Josephine Ali Brand wrestles with his own identity, with her own identity as she develops a deeper understanding of her family roots। क्योंकि खुद उनकी लाइफ को ही लेकर के बात की गई है, रानी तो कोई और नहीं, मेलिना मार्चेटा है, इटालियन इमिग्रेंट फैमिली से एंड ग्रीव अप इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीजें होता है कि जो जहाँ से आया है वो अपने रूट को खोजने की कोशिश करता है, मैं कहाँ से हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, दिस थिंग। तो सेकेंड आथर कौन, मेलिना मार्चेटा, जो इटालियन इमिग्रेंट है बट ग्रीव अप इन ऑस्ट्रेलिया। उनके नावल का जो थीम है आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डिस्प्लेसमेंट है। उनका एक नावल जो बहुत फेमस है लुकिंग फॉर अली ब्रानिड है, और यही आपका अली ब्रानिड ही क्या है, प्रोटेगोनिस्ट है। और जो एक इमिग्रांट फैमिली जो इटली से आई हुई है, या उसको अपने रूट को खोजती है, उसको लेकर के। उसके बाद इनका दूसरा नावल था मार्चेटा हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू इमिग्रांट्स एंड वुमन इन ऑस्ट्रेलिया हु वांट टू ब्रेक इनटू द हाईएस्ट लिटरेरी सर्किल। दूसरा नावल इनका मार्चेटा रहा है। इनका भी एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है बट ग्रीफ मेक्स अ मॉन्स्टर आउट ऑफ अस समटाइम्स एंड समटाइम्स यू से एंड डू थिंग्स टू पीपल यू लव दैट यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर। इन्होंने कहा कि बट ग्रीफ, जो हम लोगों के कष्ट हैं, जो दुख हैं, मेक्स अ मॉन्स्टर, कभी कभी ये एक मॉन्स्टर तैयार कर देते हैं आउट ऑफ अस, हम ही में से जो है, समटाइम्स एंड समटाइम्स यू से, और कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं एंड डू थिंग्स, और ऐसा करने की भी कोशिश करते टू द पीपल, उन लोगों के साथ, यू लव, जिसे हम चाहते हैं, दैट यू कैन कांट फॉरगिव योरसेल्फ फॉर, जिनको आप कभी भुला नहीं पाते हैं। तो इसमें इमिग्रांट का सेंस नजर आता है कि अगर कोई परिवार इटली में रह रहा है, वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया आता है, जब वो उसको ये पता चलता है कि मैं या ऑस्ट्रेलिया में आई वाज नॉट बॉर्न, माय फैमिली बिलोंग्स टू इटली, तो वो उस रूट को खोजने की कोशिश करता है। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट।
नेक्स्ट आथर है केट ग्रीनवाइल, 1950 में पैदा हुई है। केट ग्रीनवाइल का दिस इज एन इमेज ऑफ केट ग्रीनवाइल टेकन फ्रॉम विकिपीडिया पब्लिक डोमेन से। एंड यू फाइंड कि केट ग्रीनवाइल इज अ मल्टी अवार्ड विनिंग ऑस्ट्रेलियन ऑथर हु हैज पब्लिश्ड ओवर अ डजन सक्सेसफुल नॉवेल्स covering several literary fields including non-fiction, fiction and biographies. She was shortlisted for the Man Booker Prize के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था 2006 में फॉर हर बेस्ट सेलिंग नॉवेल द सीक्रेट रिवर। उनका जो नॉवेल है जो हमें ध्यान में रखना है वो कौन सा नॉवेल है, द सीक्रेट रिवर, which captured the literary world's attention with its brutal tale। और ये जो द सीक्रेट रिवर आया है इसमें किसको कैप्चर है, which captured the literary world's attention with its brutal tale of the treatment that indigenous Australians suffered at the hands of European colonizers। जो यूरोपियन कोलोनाइजर्स हैं उन्होंने कैसे ऑस्ट्रेलियन इंडाइजिनस को खत्म किया या उनको कितना कष्ट पहुंचाया, इस थीम को लेकर के उन्होंने ये नावल लिखा है। ब्रूटल टेल ऑफ द ट्रीटमेंट, ब्रूटल टेल ऑफ द ट्रीटमेंट दैट इंडाइजिनस ऑस्ट्रेलियन सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द यूरोपियन कोलोनाइजर। द स्टोरीज का जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम है विलियम थॉर्नहिल, a convict that rebuilds his life in Australia, provides an interesting medium for storytelling. The Secret River is a brilliant way to learn more about Australia's history, the struggles of the prisoners abandoned on the country's shore, and the tragic impact of British colonialism. द ट्रेजिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। अगर कोलोनियल पर्सपेक्टिव से, पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव से हमें कोई नावल पढ़ना है तो ये नावल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे हम लोगों के लिए अब पैसेज टू इंडिया कोलोनियल पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा सकता है, वैसे ये जो है ये नावल जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कैसे या उनको नुकसान पहुंचाया, उस पर्सपेक्टिव से इस नावल को देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो उसी नावल से लिया गया है कि दिस प्लेस हैड बीन हियर लॉन्ग बिफोर हिम। यह जो स्थान था बहुत लंबे से ऑन सीजिंग एंड ब्रीथिंग एंड बीइंग इटसेल्फ आफ्टर ही हैड गॉन। वो वो तो जा चुका है जिसका यह स्थान था और आज भी वो सीजिंग कर रहा, ब्रीथिंग कर रहा है। द लैंड लैपिंग ऑन एंड ऑन, वाचिंग, वेटिंग, गेटिंग ऑन विद इट्स ओन लाइफ। द लैंड we can just say कि the land lapping on and on, watching, waiting, getting on with its own life। What I want to tell you कि विलियम थॉर्नहिल इनका द सीक्रेट रिवर नॉवेल है, अ ब्रिलियंट राइटर। स्पेशली शी टुक द थीम ऑफ व्हाट शी टुक द थीम ऑफ कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने नावल में लिया। कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड का कॉन्सेप्ट, शी टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज्ड का बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इसको यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर ने जो है कॉलोनी बनाया ऑस्ट्रेलिया को अपना, और वहाँ के जो इंडाइजिनस पीपल थे उनके राइट्स को छीना, ऑल दिस थिंग्स किया गया। जस्ट एज वी गेट वेयर, जस्ट एज वी गेट इन इंडिया की in 1857 the first स्वतंत्रता संग्राम, then Queen Victoria became the queen of the entire जो इंडिया था उस समय का उसका, और उस उनके हाथ में पार आया, फिर कैसे क्रशिंग ऑफ द मशीनरी मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया गया। सेम थिंग वी फाइंड ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में ये नावल डील करता है। फोर्थ ऑथर है रिचर्ड फ्लानागान, 1961 में इनका जन्म हुआ। दिस इज द इमेज ऑफ रिचर्ड फ्लानागान टेकन फ्रॉम विकिपीडिया पब्लिक डोमेन से। रिचर्ड Richard Flanagan is one of the most successful Australian novelists, and his work has been recognized formally several times with prestigious literary award। वो ठीक है, अपना उनको अवार्ड वगैरह मिला, लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि उनका जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट फेमाइन जो आया था। फ्लानागान इज द डिसेंडेंट ऑफ द आयरिश कन्विक्ट्स हु वर डिपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन। और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल है डेथ ऑफ अ रिवर गाइड, डेथ ऑफ अ रिवर गाइड became a bestseller for its exciting narrative of a river guide in Tasmanian being helplessly washed downstream after being thrown from his boat. I just want to tell you कि उनका जो ये नावल है डेथ ऑफ अ रिवर गाइड, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये चीज समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया उसमें जो उन्होंने क्या लिया लिया हुआ है कि एक रिवर गाइड को, narrative of a river guide in Tasmanian being helplessly washed downstream or being thrown from his boat. Following the success of his first novel, he published several novels before the Man Booker Prize for his novel. उनको जो है मैन बुकर प्राइज भी मिला है नावल के लिए। कौन सा नावल है? द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, 2014 में मिला। द नैरो रोड, ये सब चीजें पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, बस यही डिस्कस करना ही था। द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ टेल्स द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर्ड बाय द जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन म्यांमार। इसका जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सेटिंग है, म्यांमार में है। उसमें ये चीज दिखाया गया कि कैसे जो है जो प्रिजनर्स हैं उनको जापानीज ने पकड़ लिया है। Palagan navigates the tragic chapter in Australia's history with something sinister जो भी and has been widely praised। तो उनका जो नावल जिसके लिए उनको मैन बुकर प्राइज मिला, द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ इन 2014, उसमें जो स्टोरी बताई गई है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की और उसका जो सेटिंग है म्यांमार में है, उसमें बताया गया कि कैसे जो है सोल्जर्स वगैरह जो जापान के लोग थे उन्होंने कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कुछ सोल्जर्स को कैप्चर किया, उनको प्रिजन किया, एज अ प्रिजनर ट्रीट किया, उस ट्रेजिक सिचुएशन को बताते हैं। तो दो नावल, डेथ ऑफ अ रिवर गाइड, द नैरो रोड टू डीप नॉर्थ। उनका एक स्टेटमेंट है रिचर्ड फ्लैंगान का, क्या है कि देयर आर वर्ड्स एंड नन मीन एनीथिंग। एक काफी इंपॉर्टेंट, देयर आर वर्ड्स एंड नन मीन एनीथिंग एंड देन वन सेंटेंस मीन्स एवरीथिंग। कह रहे हैं कि हमारे अपने पास शब्द ही शब्द हैं, वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब वही वर्ड्स सेंटेंस में तब्दील हो जाते हैं तब उसका मीनिंग, एंड देन वन सेंटेंस मीन्स एवरीथिंग। लेकिन जब यही वर्ड सेंटेंस में तब्दील हो जाता तब उसका बहुत सारा मायने निकलता है। पांचवा आथर है हेलेन गार्नर, शी वॉज बॉर्न इन 1942। हेलेन गार्नर का इमेज 2 बार आ चुका है। हेलेन गार्नर फीमेल ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं और काफी फेमस भी हैं वहां पर। शी इज सीन बाय मेनी एज अ ट्रायल ब्लेजर हु इंस्पायर अ जनरेशन ऑफ फीमेल, जो फीमेल ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं 20th सेंचुरी की, उनको उन्होंने काफी प्रभावित किया। और उनका जो मेन मुद्दा है लिखने का, शी इज प्राइमरली अ रियलिस्ट राइटर फोकसिंग ऑन वुमेन्स राइट्स एंड सेक्सुअलिटी। उन्होंने वुमेन्स राइट और सेक्सुअलिटी को लेकर के लिखा है। इन एडिशन शी इज आल्सो रिटन सेवरल सक्सेसफुल क्राइम फिक्शन नॉवेल भी उन्होंने लिखा हुआ है। उनके जो क्राइम फिक्शन है, एक का नाम है द फर्स्ट स्टोन, दूसरा है द हाउस ऑफ ग्रीफ, are two of Garner's book that come highly recommended. So the first stone, the house of grief, ये 2 वर्क है। एंड फीमेल राइटर है। हर हर मोस्ट वेल नोन नॉवेल इज मंकी ग्रिप। तो वो एक ऐसी नॉवलिस्ट हैं जो क्राइम फिक्शन भी लिखती हैं। उनका एक नॉवेल मंकी ग्रिप ये बहुत फेमस रहा है। बाकी उनके 2 नॉवेल रहे, द फर्स्ट स्टोन, दिस हाउस ऑफ ग्रीफ। These things we are getting. What I want to say, what I want to tell you, कि we have to go with these authors, with these writers.
Her most well-known novel is Monkey Grief, which explores 1970s काउंटर कल्चर। अभी मैंने उस दिन काउंटर कल्चर की बात की, जब एक कल्चर के अगेंस्ट में हम दूसरी कल्चर या एक कल्चर के अगेंस्ट में किसी दूसरे कल्चर को सुपीरियर दिखाते हैं, काउंटर करते हैं, तो उसे काउंटर कल्चर। The novel follows the story of several problematic characters but focuses on the story of teenage girl who falls in love with a heroin addict. Garner won the National Book मंकी ग्रिप के लिए। किसके लिए मिला? मंकी ग्रिप जो उनका नावल। तो हेलेन गार्नर एक फेमस ऑथर है। हेलेन गार्नर क्राइम फिक्शन भी लिखती हैं। वो वुमेन्स की राइट्स को, सेक्सुअलिटी को लेकर के बात करती हैं। ये द उन्होंने एक नावल लिखा, दूसरा उनका नावल है दिस हाउस ऑफ ग्रीफ रहा है, और मंकी ग्रिप एक उनका नावल रहा है। गार्नर वन द नेशनल बुक काउंसिल अवार्ड फॉर मंकी ग्रिप। एक स्टेटमेंट उनका है, ऑन मेलबोर्न समर मॉर्निंग द ग्रीन ट्राम्स गो रोलिंग इन स्टेटली प्रोग्रेस डाउन टनल थिक विथ लीव द ब्राइट एयर कैरीज along the avenue their patient chime the chattering of their wheels। शेष प्रेजेंटेड मेलबोर्न समर का। नेक्स्ट ऑथर है मैथ्यू रेली। 1974 में पैदा हुई है या हुए, वो भी पता चलेगा। If you want to add some thrillers to your reading list, मैथ्यू रेली राइटर के रूप में या उनके वर्क में थ्रिलिंग वगैरह रहा है, या ऐसा नावल उन्होंने लिखा है। रेली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑस्ट्रेलियन थ्रिलर राइटर। ये चीज ध्यान में रखने, इनके साथ जो जुड़ा शब्द है थ्रिलर राइटर, उसके पहले जो राइटर आई है क्राइम फिक्शन, ये सब चीजें ध्यान में रखना है। He is become especially popular among fans of Lee Child and Stephen King। उनको जो प्रसिद्धि मिली है लोगों के बीच में, फैंस ऑफ ली चाइल्ड एंड स्टीफन किंग। His books combine high-paced action with complex plots led by heroic characters। ठीक है, इसमें मैथ्यू रेली हैज सोल्ड ओवर 2 मिलियन कॉपी। अच्छा, मैथ्यू रेली का भी वही बातें यहाँ पर भी आई। मैथ्यू रेली का थ्रिलर राइटर ली चाइल्ड एंड स्टीफन किंग, यहाँ से देखना है उनका द स्केयर क्रो एंड द आर्मी ऑफ थीव्स इज वन ऑफ मैथ्यू रेलीज बेस्ट एक्शन थ्रिलर। द स्केयर क्रो एंड द आर्मी ऑफ थीव्स इज वन ऑफ मैथ्यू रेलीज बेस्ट एक्शन थ्रिलर। The gripping story takes place in the Arctic, where a Soviet military base comes where a secret weapon is under development and comes under attack from terrorist group। तो इस तरह से वो लिखती हैं टेररिस्ट ग्रुप का एक्शन थ्रिलर्स का, दिस थिंग्स वी सी। तो ये चीजें मैथ्यू रेली को ध्यान में रखना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ नॉवेलिस्ट ही। देयर इज एन ओरिएंटल सेइंग आई लाइक इफ एग्रेशन मीट्स इम्पटी स्पेड इट टेंड्स। ये उनका स्टेटमेंट है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत फेमस है। मार्कस जुजाक। मार्कस जुजाक एक नॉवलिस्ट है, 1975 में इनका है, वही सेम इमेज यहाँ पर भी है। मार्कस जुजाक ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट हैं, जर्मन ऑस्ट्रियन बैकग्राउंड के हैं। ही वॉज बोर्न टू इमिग्रांट पेरेंट्स इन सिडनी। इनके जो माता पिता थे ये इमिग्रेंट कर गए थे सिडनी में। who often told their children stories of World War II, which heavily impacted Juzak's writing। जुजाक्स की राइटिंग में भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का असर देखा जा सकता है। He has written dozens of books and won multiple literary awards, including the American Library Association Best Book for Young Adults and Queensland Premier's Literary Award for Young Adult Fiction। उनका एक फिक्शन है, उनका नॉवेल है द बुक थीफ, 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
और ये जो द फिक्शन नॉवेल इज सेट, इनके इस नॉवेल का सेटिंग क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ ट्राउमेटाइज्ड यंग ऑर्फन। और इसमें जो स्टोरी बताई गई किसकी बताई गई है, ट्राउमेटाइज्ड यंग ऑर्फन की। द नॉवेल एक्सप्लोर सेवरल थीम्स इंक्लूडिंग पार, रेजिलियंस एंड सफरिंग। नॉवेल में जो थीम है पार है, रेजिलियंस है और सफरिंग। तो वी कम टू नो व्हाट कि मार्कस जुजाक आपके ऑस्ट्रेलियन आथर हैं, लेकिन जर्मन ऑस्ट्रियन बैकग्राउंड के हैं। इनके पेरेंट्स जो है इमिग्रांट कर गए थे सिडनी में, इनका पालन पोषण हुआ। इनके नावल का जो सेटिंग है वर्ल्ड वॉर सेकेंड है। इनको बहुत सारा अवार्ड मिला था, वो अवार्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इनका कि द बुक थीफ, इनका जो नावल है ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज और है कि जो इनका नावल द बुक थीफ है वो क्या है, ये द स्टोरी थ्रू द आईज ऑफ डेथ हिमसेल्फ। ऐसा लगता है उन्होंने ये स्टोरी डेथ के माध्यम से बताई। डेथ उसमें जो है क्या है, माउथ पीस के रूप में काम कर रहा है। Zuzak's decision to narrate the story through the eyes of Death himself. After being published in 2006, the book quickly became an international bestseller, and bookshops around the world filled their shelves with copies as Zuzak's name caught traction on all continents. तो ठीक है, पॉपुलैरिटी मिली, उनका किताब आया द बुक थीफ, जिसपे मैंने सर्किल कर ही दिया, ये बता भी दिया, 40 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक उनका स्टेटमेंट है, इमेजिन स्माइलिंग आफ्टर अ स्लैप इन द फेस। करें कि कल्पना करिए कि अगर आपके चेहरे पर कोई स्लैपिंग करे और आप मुस्कुरा रहे हैं। देन थिंक ऑफ डूइंग इन 24 आवर्स अ डे। देन थिंक, और फिर आप विचार करिए कि आप 24 घंटा कोई काम कर रहे हैं। और ये जो द बुक थीफ है, इस पे उन्होंने जो नरेशन किया है, ही नरेटेड द स्टोरी थ्रू द आईज ऑफ डेथ हिमसेल्फ। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना। माइल्स फ्रैंकलिन मैंने अभी कल कवर कराया था। 1879 में जन्म हुआ है, 1954 में इनकी मौत हुई है। माइल्स फ्रैंकलिन का ये रहा है माई ब्रिलियंट करियर, इनका वर्क रहा है। मुझे लगता है मुझे इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, कल मैंने काफी डिटेल में कराया हुआ है। इनका एक स्टेटमेंट है, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, दोज हु थिंक देयर ऑफस्प्रिंग कैन डू नथिंग। कह रहे केवल दो तरह के ही माता पिता हैं। एक ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड दोज हु थिंक दे कैन डू नथिंग राइट, एंड दोज हु थिंक, और एक ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि दे कैन डू नथिंग राइट, कि वे कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं। मतलब दो ही तरह के माता पिता, या तो वे सोचते हैं उनके बच्चे कुछ नहीं कर सकते, या तो एक ऐसे माता पिता जो सोचते तो हैं कि आप कुछ तो कर सकते हैं लेकिन अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से चूंकि माइल्स फ्रैंकलिन का जीवन कुछ ऐसे ही बीता है, और कल ही मैंने बताया था उनके नाम पे स्टेला प्राइज शुरू किया गया है, ऑल दीज थिंग्स। तो काफी डिटेल में डिस्कशन माइल्स प्राइज को लेकर के। नेक्स्ट है जेन हार्पर, 1980 में इनका जन्म हुआ, अभी 42-43 के ही है। जेन हार्पर ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आथर हैं, और जो न्यू जनरेशन है ऑस्ट्रेलियन राइटिंग की, उनसे बिलोंग करते हैं। 21st सेंचुरी के फेमस राइटरों में शुमार किए जाते हैं। इसके अलावा वो कैसे राइटर है, प्राइमरली अ क्राइम राइटर। जो पॉइंट मेन है वही मैं आपको, ऐसा नहीं सब पढ़ना, जितना मैं टिक कर दे रहा हूँ, जो सर्किल में रख दे रहा हूँ, उतना ही आपको कवर करना। जरूरी नहीं कि सब पे, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें पढ़ना वो यही है कि क्या वो है। ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन ऑथर जेन हार्पर, 21st सेंचुरी, प्राइमरली अ क्राइम राइटर हु प्रोड्यूस्ड एक्साइटिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरीज, हो गया ये सारी चीजें। उनका जो नावल है उसका जो सेटिंग है वो रूरल ऑस्ट्रेलिया है, मेकिंग देम अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी आउटसाइड द मेजर सिटीज। उसके अलावा उन्होंने जर्नलिज्म वगैरह ठीक है सीखा। इसमें यहाँ पे हम लोग आते हैं 2014 में शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट फिक्शन नॉवेल द ड्राई। अभी ऑस्ट्रेलिया की 21st सेंचुरी की फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में है। तो 2014 में उनका जो नावल है द ड्राई वो आया, विच बिकेम अ कंसिडरेबल सक्सेस एंड ड्रोव हर टू बिकेम अ फुल टाइम नॉवेल राइटर।
Arguably Harper's best book to date, The Lost Man, which follows two brothers who find their siblings dead. और इसमें क्या बताया गया है, जो द लास्ट मैन है, विच फॉलोज टू ब्रदर्स, इसमें दो भाइयों की कहानी, हु फाइंड देयर सिबलिंग डेड, जो ये देखते हैं उनका जो सिबलिंग है उसकी मौत हो चुकी है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ब्रदर्स डेथ, द पेयर अनकवर्स अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स अबाउट देयर ओन फैमिली। जब वो अपने भाई की मौत का राज जानने की कोशिश करते हैं तब उनको अपनी फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट राज का पता चलता है। तो जेन हार्पर 21st सेंचुरी के राइटर हैं, यंग राइटर हैं और क्राइम राइटर हैं। रूरल ऑस्ट्रेलिया का उनका ज़्यादातर सेटिंग है। 2014 में उनका एक फिक्शन द ड्राई आया। उसके बाद उनका जो बेस्ट नोन वर्क है द लॉस्ट मैन है, जिसमें दो भाइयों की कहानी है, उनके जो सिबलिंग है उनकी डेथ हो चुकी है, और जब वो उस प्रोसेस को जाते हैं, गुजरते हैं और जब पता करते हैं कैसे क्या डेथ हुआ, तो अपने परिवार में और बहुत सारी चीजों को पाते हैं। इनका भी एक स्टेटमेंट है कि समवन कैन डिसाइड इट्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू एग्री टू समथिंग। करें कोई आदमी डिसाइड कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से, या अपना इंटरेस्ट शो करता है, एग्री हो सकता है किसी चीज से, बट अ चॉइस इज ओनली रियली अ चॉइस। लेकिन चॉइस तो चॉइस ही होती है इफ देयर इज अ जेन्युइन अल्टरनेटिव। अगर एक जेन्युइन अल्टरनेटिव है तो चॉइस होती है। चॉइस में जो फ्रीडम होता है उसमें किसी के साथ एग्री होने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज इट इज मैनिपुलेशन एंड इट इज टेकिंग एडवांटेज। नहीं तो केवल हम क्या करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं और एडवांटेज के रूप में उसको लेते हैं। नेक्स्ट राइटर है लाइने मोरियाट्री। 1966 में इनका जन्म हुआ। लाइने मोरियाट्रीज का एक तो किताब है बिग लिटिल लाइफ, became an HBO hit. She became one of the most famous Australian writers in the world. ठीक है, काफी फेमस अपनी जगह है। उनका जो किताब है बिग लिटिल लाइज, उसमें क्या है कि द स्टोरी इज ड्राइवन बाय थ्री मेन कैरेक्टर्स दैट डेवलप अ डीप बॉन्ड आफ्टर मीटिंग एट स्कूल। द स्टोरी डील्स विद सम एक्सट्रीमली हैवी थीम्स सच एज डोमेस्टिक एब्यूज, घरेलू हिंसा, बलिंग, रेप। Within the dark themes and the tragic events, Laini Moriarty is able to weave in funny moments that act as an intriguing contrast to overall story. कुल मिला करके इसमें जो उन्होंने बताया है कि जो ये नॉवेल है या जो स्टोरी उन्होंने चूज किया है, इसमें डोमेस्टिक अब्यूज है, बलिंग है, रेप आज दिस सिंप्लीफाइड। 2017 में इनका बुक पब्लिश हुआ। इन 2017, 3 years after the book was published, HBO released the Big Little Lies series. एक पूरा उसने सीरीज निकाला एंड इट क्विकली बिकेम वन ऑफ द कंपनीज मोस्ट सक्सेसफुल मिनी सीरीज, विनिंग ओवर हाफ अ डजन Emmy अवार्ड। द बुक सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज, लगभग 10 मिलियन कॉपीज बिक गई एंड हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 40 लैंग्वेजेस। तो इनको अगर हमें ध्यान में रखना है तो इनका ये एक वर्क यही बिग लिटिल लाइज को ध्यान में रखना होगा। इनका एक स्टेटमेंट है, एवरी डे आई थिंक गोश यू लुक अ बिट टायर्ड टुडे एंड जस्ट रिसेंटली आकर टू मी दैट इट्स नॉट दैट आई एम टायर्ड, इट्स दैट दिस इज द वे आई लुक नाउ। करें कि ये नहीं है कि हम थक चुके हैं, बल्कि ये है कि ये हमारे देखने का तरीका है। लायन मोरियाट्री का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मेलिसा लुकास। आवाज मेरी जा रही है? सर अब आ रही है सर, बीच में ब्रेक हो गया था। अच्छा, ठीक।
नेक्स्ट राइटर है मेलिसा लुकाशेंको। 1967 में जन्म हुआ है मेलिसा लुकासो, ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ एबोरिजिनल डिसेंट हु राइट्स प्राइमरली फॉर यंग, इनके जो लिखती हैं किसके लिए, यंग एडल्ट्स एंड टीन्स के लिए। शी इज द गो टू ऑथर फॉर टीन्स एंड एडल्ट, ठीक है, टीन्स और एडल्ट्स के लिए लिखती हैं। और अपने वर्क में उन्होंने ज्यादातर एबोरिजिनल रिप्रेजेंटेशन इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, एबोरिजिनल एबोरिजिनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि द बॉर्न पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एबोरिजिनल, इंडाइजिनस, ये लगभग सिनोनिम है। द बॉर्न पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को लेकर के वो बात करती हैं। उनका जो एक पॉपुलर नॉवेल है वो है स्टीम पिक्स, जिसके लिए उनको डॉबे लिटरेरी अवार्ड भी मिला है, डॉबी लिटरेरी अवार्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स फिक्शन उनको मिला है। द स्टोरी फॉलोज अ यंग एबोरिजिनल वुमन जिसका नाम है सू विल्सन, हु लिव्स बिहाइंड her life in the outback in fear of the big city. The story dives into the difficulties many people of Aboriginal descent face in Australian society. और इसमें ये दिखाया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्न पीपल है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वहीं पे भी रह करके उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। खास करके जब ब्रिटिशर गए तो उन्होंने उनको वहाँ का सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया और वहाँ के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिए गए। इसी चीज को तो अगर बस हमें 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, मेलिसा लुकाशेंको, ये नाम ध्यान में, चूंकि बहुत सारी इसमें नाम ऐसे हैं जो हम टारगेट कर जाएंगे कि वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो 15 नाम हमें ये ध्यान में रखना है कि दे ऑल आर द ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन ऑथर। उसमें एक नाम मेलिसा लुकाशेंको है, उनका जन्म 67 में हुआ। अगर जन्म नहीं भी याद है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ऑथर हैं, यंग एडल्ट और टीन्स को लेकर के लिखती हैं। उनके वर्क में एबोरिजिनल पर्सपेक्टिव से वो बात करती है। उनका जो नजरिया है, कौन सा नजरिया, एबोरिजिनल पर्सपेक्टिव से। और उनके वर्क में एबोरिजिनल रिप्रेजेंटेशन इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है। जो फेमस नॉवेल है स्टीम पिक्स है, और उनको जो है डॉबी लिटरेरी अवार्ड भी मिला हुआ था। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो। और उनका एक स्टेटमेंट है, क्या है, रिस्पेक्ट इज अ फुल टाइम जॉब 24/7। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि हर आदमी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और ये फुल टाइम जॉब है 24/7 का, 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन। द वे टू बिहेव इन द वर्ल्ड, जिस तरह से दुनिया में बिहेव हो रहा है, दैट नो बॉडी प्राइड गेट्स ट्रैम्पल्ड सो दैट एंकर डज नॉट गेट अ चांस टू राइपन इनटू डिजास्टर। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिस तरह का बिहेव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के अभिमान को हम कुचल दें, जिससे लोग नाराज हों और जिससे दुनिया में संकट की स्थिति उत्पन्न हो। आज हम चाहे जहाँ पे दुनिया के कोने में देखें, सबसे ज्यादा लोगों के अभिमान को कुचला जा रहा है, लोगों के सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो दो राष्ट्रों के बीच में हो। हम देख सकते हैं रूस का जंग जो अभी चल रहा है, या अभी हमास का और इसराइल का जो चल रहा है, या जो है एक ईगो की लड़ाई जो चाइना का बर्ताव इंडिया के साथ है। तो ये एक, अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अगर कभी हम लोगों को बोलना हो तो हम ये स्टेटमेंट ले सकते हैं और ये बात कर सकते हैं कि इस तरह की बातें मेलिसा ने कहा है, जो एक फेमस ऑथर है। और उनका ये स्टेटमेंट है, जब भी कभी रिस्पेक्ट के सेंस में बात हो तो वी कैन कोट दिस स्टेटमेंट वहां पे, कि रिस्पेक्ट इज अ फुल टाइम जॉब 24/7। द वे टू behave in the world that nobody's pride gets trampled so that anger does not get a chance to ripen into disaster. नेक्स्ट ऑथर है क्रेग सिल्वे। 1982 में इनका जन्म हुआ है। यंग ब्लड है क्रेग सिल्वे। दिस इज द इमेज। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड नेम्ड क्रेग सिल्वी द बेस्ट यंग ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट है, द बेस्ट young Australian novelist twice after he published his first book at the age of 19. He was born in rural Western Australia. ठीक है, रूरल वेस्टर्न, ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। At the age of 19, 19 साल की उम्र में ही पब्लिश्ड रूब
Barb, Rhubarb, Rhubarb, which won the 2009 Indie Book of the Year award for the fiction category. I just want to tell you what is the Sydney Morning Herald. Craig Silvey, the best young Australian novelist हैं. Twice after he published his first book at the age of just 19 में उन्होंने लिखा. उनका किताब का क्या नाम था? रुबार्ब था. इसके लिए उनको 2009 में इंडी बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह है. उसके बाद उनका सेकंड जो बुक आया है जास्पर जोन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है. काफी ज्यादा इससे भी अवार्ड वगैरह मिला और इसकी ओवर 500,000 कॉपीज बिकी. Jasper Jones has become a coming of age classic and it amusingly follows the story of a teenage boy discovering his own self dignity and navigating the complexity that early adulthood often brings. One of his latest books titled Honey Bee, एक उनका भी लेटेस्ट बुक आया है जिसका नाम हनी बी है. फॉलो द स्टोरी ऑफ अ ट्रांसजेंडर टीन follows the story of a transgender teen and their process of self acceptance and discovery. ये तो मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट. Story of a transgender teen and their process of self acceptance and discovery. हनी बी में उन्होंने ट्रांसजेंडर इशू को लेकर के बात किया है. कैसे कैसे उस बड़ा होता है, उसका एक्सेप्टेंस कहाँ पर है, उसकी डिस्कवरी क्या है, इन सब चीजों को लेकर के बात की गई. तो जास्पर जोन्स जो है ये है और रूबार्ब उनका एक किताब है. इनका एक ये स्टेटमेंट है क्रेग सिल्वे का. आई डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट पीपल एंड व्हाई दे डू the things they do. The more I find out, the more I uncover, the more I know, the less I understand. काफी इंपॉर्टेंट है. उन्होंने बहुत सिंपल में बताया कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता, अ थिंग, एक चीज को, अबाउट दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का, खासकर इसके पीपल के बारे में, अबाउट पीपल एंड व्हाई दे डू द थिंग्स दे डू, और वे ऐसी चीजें क्यों करते हैं, फिर क्यों करते हैं. व्हाई दे डू द थिंग्स दे डू, जिस चीज को वे करते हैं फिर क्यों करते हैं. द मोर आई फाइंड आउट, जितना ज्यादा मैं जानने की कोशिश करता हूँ, द मोर आई अनकवर, उतना ही ज्यादा मैं चीजों को अनकवर करता हूँ. द मोर आई नो, जितना मैं जानता हूँ ऐसा लगता है उतना ही मैं कम समझ पा रहा हूँ. तो ये दुनिया की मिस्ट्री, दुनिया की केमिस्ट्री, दुनिया के उलझनों को उन्होंने लेके बताया कि जितना ज्यादा आप, जो कहा जाता है कि जो ये भौतिकवादी संसार है, एक माया जाल है, एक गूढ़ रहस्य है. If you uncover it, the more you uncover it, the more you want to know it, the less you understand. तो एक पॉइंट उन्होंने ये रखा कि इसको समझना इतना आसान नहीं. नेक्स्ट राइटर है सैली मॉर्गन, काफी फेमस है. 1951 में पर्थ बेस्ड राइटर एंड आर्टिस्ट विद एन एबोरिजिनल बैकग्राउंड. राइटर एंड आर्टिस्ट हैं ये, और वही एबोरिजिनल बैकग्राउंड. often uses her talent for novel writing to tell stories. Her family has a fascinating history and her sister became the first Aboriginal woman. उनकी जो सिस्टर रही हैं वो पहली एबोरिजिनल वुमन टू क्वालिफाई एज अ मेडिकल डॉक्टर.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज मेरी जा रही है? यस सर, सर अब अब आ रही है सर, अभी नहीं आ रही। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट सैली मॉर्गन की बात कर रहे हैं। सैली मॉर्गन जो है, उनकी जो सिस्टर थी, पहली एबोरिजिनल वुमन थी जो मेडिकल डॉक्टर बनी थी। उनकी मदर ग्रीव अप इन अ चिल्ड्रेंस होम। ठीक हो, सब उनकी फैमिली का है। ये जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म रहा है, वो जहाँ पे भी ब्रिटिशर गए, उन्होंने उस राष्ट्र का जो एबोरिजिनल कल्चर था या उस राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर था, जो वहाँ का अपना खुद का एट्रीब्यूट्स था, उसको उन्होंने खत्म किया और हर वहाँ के हर नागरिक को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया। ऐसा स्ट्रेटेजी बनाए कि वो लोग सदियों लड़ते रहे। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। उनका जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसका क्या नाम है, माई प्लेस, is an autobiography that explores her own family's past, touching on some painful stories एंड सरप्राइजिंग डिटेल्स। ये उनके फैमिली, अपनी फैमिली को लेकर के, चूंकि उन्होंने माई प्लेस लिखा है, तो माई प्लेस का मतलब कि बीइंग एन एबोरिजिनल या बीइंग एन एबोरिजिन, उनका प्लेस तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, वहीं पे पले बड़े तमाम चीजें। उन्होंने बताया कि कैसे उनको जो है सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया गया, क्या क्या उनके सामने दुश्वारियां हुई, क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स हुई, दीज थिंग्स। Her most widely read book, My Place, is an autobiography that explores her own family's past, touching on some painful stories and surprising details. The book was considered an important addition to Australia's Aboriginal literary base. फिर वही बात आ रही, Australia's Aboriginal literary base, and continues to be a must read for anyone looking learn more about the Aboriginal community. अगर कभी भी किसी को एबोरिजिनल कम्युनिटी पर काम करना है, एबोरिजिनल लिटरेचर पे काम करना है, वो भी एबोरिजिनल लिटरेचर जो ऑस्ट्रेलिया का है, वह उस पे कर सकता है। अगर हम लोगों के यहाँ बात की जाएगी कि अपने यहाँ का एबोरिजिनल लिटरेचर क्या होगा, कोई भी लिटरेचर जो अपनी कल्चर, अपनी मिट्टी की बात करता है और अपने द्वारा लिखा गया होगा, जो है, जो भारत की बात करे, भारत की मिट्टी की कल्चर की बात करे, उसमें वो चीजें जो यहाँ की प्रॉब्लम्स को, कि जब ब्रिटिशर आए तो क्या क्या जो है प्रॉब्लम झेल, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक वर्क रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। फिर उन्होंने लिखा, माई प्लेस इज स्टिल रेगुलरली एडेड टू स्कूल रीडिंग लिस्ट फॉर प्रोग्राम्स एजुकेटिंग। खैर ये तो अपनी जगह है सब चीजें। I came to the realization that it was impossible to change my environment. I decided to try and change myself instead. सैली मॉर्गन का I came to the realization, मैंने ये चीज महसूस किया, that it was impossible to change my environment, कि मैं अपने environment को change करूं। I decided to try and change myself. मैंने कोशिश की कि मैं खुद बदल जाऊं और अपने environment में ढल जाऊं, अपने वतन का जो environment है उसमें न ढल जाऊं, ना कि मैं अपने आप को बदलूं। इसका मतलब है कि जैसे ब्रिटिशर आए, तो ऐसा नहीं कि मैं ब्रिटिशर की हो जाऊं। ब्रिटिशर आए तो ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर आए चले गए, फिर मैंने कोशिश की कि मैं खुद बदलूं और अपने इन्वायरमेंट को, अपने राष्ट्र का जो इन्वायरमेंट है उसका हिस्सा बनूं।
मैम फॉक्स 1946 में जन्म हुआ है। दिस इज द पिक्चर और पोर्ट्रेट टेकन फ्रॉम विकिपीडिया पब्लिक डोमेन से। मैम फॉक्स का अगर आप देखिएगा मेलबॉर्न में उनका जन्म हुआ है, मिशनरी उनके पेरेंट्स रहे हैं। इसके अलावा रवांडा वगैरह में उनके हस्बैंड का वो था। ठीक है, जो हमें बात करनी है वो उनके वर्क को लेकर के। यहाँ से आप देखिएगा, शी वॉज पब्लिश्ड विद द टाइटल पॉसम मैजिक। उनका एक स्टोरी था, और ओरिजिनल स्टोरी वॉज पब्लिश्ड विद द टाइटल पॉसम मैजिक। उनके जो प्रोफेसर थे उनसे काफी प्रभावित हुई और उनसे कहा कि आप लिखिए जो है इसमें। फिर पॉसम मैजिक इज अ कैप्टिवेटिंग चिल्ड्रंस स्टोरी अबाउट अ पॉसम हु टर्न्स इनविजिबल एंड गोज ऑन various adventures. It's considered a classic in Australia with generation after generation reading to the children. ये एक क्लासिक पीस कहा जाता है बच्चों की कहानियों को लेकर के। उन्होंने लिखा जो कि क्या है, कैप्टिव है, कैप्टिवेटेड है और इनविजिबल हो जाते हैं, एंड गोज ऑन वेरियस एडवेंचर। इनका एक स्टेटमेंट है। When I say to be a parent, to a parent, read to a child, करें से कहते हैं कि रीड टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को पढ़िए। आई डू नॉट वांट इट टू साउंड लाइक मेडिसिन, आई वांट इट टू साउंड लाइक चॉकलेट। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। कहा जब मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़िए, तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप उसे दवा के रूप में ना लीजिए, बल्कि अपने बच्चों को के साउंड को या उनको एक चॉकलेट समझिए। देन यू विल टेक द रियल टेस्ट आपके अपने बच्चों को जब पढ़ेंगे। मतलब बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों का नेचर, बच्चे क्या चाहते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन, उनका ड्रीम, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए, उनकी सुनिए। ऑल दिस थिंग्स वी कम। पैट्रिक व्हाइट भी हमने डिस्कस आपसे कर लिया है। 1912 में जन्म हुआ है, 90 में उनकी मौत हुई है। पैट्रिक व्हाइट एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन आथर हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनका सेटिंग रहा है, और 1973 में नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज होना चाहिए था, लिखे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। काफी कुछ उन्होंने पब्लिश किया। दिस इज ईयर नोबेल प्राइज। उनका जो नावल है वॉज, हिज नावल वॉज इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट सराउंडिंग द लाइफ ऑफ द 19th सेंचुरी प्रूसियन एक्सप्लोरर लुडविग who got lost in the outback. The book uses a lot of symbolism। उसमें मोरलिटी है, फिलोसफी है, हिडन मैसेज है। इनको तो मैंने बहुत आपको डिस्कस किया। इनका अगर आप डिटेल में जाएंगे तो काफी कुछ आपको मिलेगा। तो इधर मैंने आपको लगभग लगभग एक एट अ ग्लांस में आई ट्राइड माय बेस्ट कि एक 15 आथर्स ऑस्ट्रेलिया का आपको मैं कवर करा दूं। आई होप कि यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपका कोई सजेशन हो या कुछ आप कहना चाहते हो या और पार्ट को, कि ये जागृति का वो रिक्वेस्ट था कि आई हैव टू विद दिस आर्ट, दिस इज व्हाई टुडे आई हैव टेकन 15 आथर से एक साथ मैंने कवर करा। कुछ और भी है जो है उसे मैं लूंगा। एक दो क्लास में मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा जो ये आथर था। तो इससे ये 15 ए लिया गया, कुछ आपके और मिला के 20-25 हो जाएगा। तो थैंक यू मनीषा एंड जागृति, थैंक्स ऑल हु ज्वाइन दिस सेशन। वी हैव मनीषा, जगमोहन, रमा, सुमन एंड जागृति। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।